बीजेपी का प्लान तैयार, तय हुई साल भर की रूपरेखा, मुद्दों पर कांग्रेस ने दिखाया दम, पर कैसे कहें एक हैं हम। ये दो तस्वीर बताती है कि 2023 के पिच पर उतरने से पहले दोनों ही पार्टियों ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अगर बात पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करें तो पचमढ़ी में चिंतन के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन की बड़ी बैठक हुई। इसमें आगामी चुनाव को देखते हुए ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। बीजेपी ने साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। बूथ विस्तार में खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों को अल्टीमेटम दिया गया। 92% बूथ पर काम हो चुका है। हम सब की बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए हर गांव में चौपाल होगी। राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता प्रदेश की धरती से राष्ट्रीयता के कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे। जाहिर है 2018 से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार ऐसा फॉर्मूला तैयार करने में जुटी है जिससे उसके सिर पर ही जीत का सेहरा बंद है। 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस से 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। उस आह्वान को लेकर के भी आज इस बैठक के अंदर चर्चा हुई है कि हम सब लोग मिलकर के जो हमने डिजिटल बूथ बनाए, लगभग 13 लाख से ऊपर लोगों का डाटा हमारा बूथों का जो ऑनलाइन हमारा हुआ और बूथों पर हमारे जो सक्षम बूथ बनाए, तो माननीय प्रधानमंत्री 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ताओं का उनका सीधा संबोधन होगा। 2023 की तैयारियों के मामले में अब तक बीजेपी से पीछे दिख रही कांग्रेस भी मैदान में दिखने लगी है। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। कमलनाथ इन मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरते दिखे। हालांकि इस पूरी तैयारी पर पार्टी में खींचतान की छांव भी दिखने को मिल रही है। कमलनाथ ने भी दो टूक कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से दो पदों पर नहीं है। मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है सर। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था। मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। पर 1 मई 2018 से जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, मैं तो 2 साल से नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष भी हूँ। आज से नहीं, ये 1 महीने की बात नहीं है, 2 साल से हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही दल अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी तैयारियों को बेहतर बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की ओर बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्रदर्शनों में इजाफा भी हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों ही दल मिशन मोड में आ चुके हैं। और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का प्लान। कांग्रेस में घमासान बहुत स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं है और दोनों ही पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि चुनाव का रण जो है उसकी रणभेरी तो नहीं बजी है विधिवत अभी, लेकिन जिसको आप ये कहते हैं कि आपको अपने अरेंजमेंट्स जो हैं वो शुरू करने होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है वो करना, तो उसकी तैयारी की तरफ दोनों ही दल बहुत तेज़ी से बढ़ चले हैं। और कई बार ऐसा भी होता है चूँकि मध्य प्रदेश 2 ही राजनीतिक दलों की रणनीति की, युद्ध नीति की भूमि रही है, तो यहाँ अगर एक दल कुछ अधिक सक्रियता दिखाता है तो दूसरा दल भी तुरंत तैयारी में सामने आता है और वो भी ये कहता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ है। और जिस दिन महंगाई को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की थी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की एक बेहद अहम बैठक थी जिसमें बड़े अलग और अनूठे अंदाज में बीजेपी ने अपनी अनुशासन की जो छड़ी है, या छड़ी शब्द आपको अनुपयुक्त लगे तो आप कह लीजिए, अनुशासन की जो परंपरा है उसका भी इस्तेमाल किया और विधिवत तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकने वाले सितारे हैं, सबको विधिवत, जैसे शरद द्विवेदी उपस्थित मैडम, इस तरह से बीजेपी में अटेंडेंस भी लगी और अटेंडेंस का हाथ उठाकर नेताओं ने कहा कि हाँ, हम उपस्थित हैं। तो ये बीजेपी की वो परंपरा है जो बताती है कि हम समदर्शी हैं, हमारे यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की परंपरा इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी क्या खासी मुख्तलिफ है। वहाँ एक स्टार स्टेटस पॉलिटिशियंस के साथ होता ही है और उससे किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। पार्टी जानती है कि हमारे यहाँ ये कल्चर है और उसी हिसाब से कार्यकर्ता और समर्थक ट्यून्ड होते चले आए हैं। बहरहाल तो रणभेरी तो नहीं बजी है हम फिर कहेंगे, लेकिन दोनों ही दल अपने को पूरी तरह से गियर अप जो शब्द है उसके लिए, तैयारी के लिए अपने को तैयार कर चुके हैं। आज एक बार फिर देखेंगे
कि किस में कितना दम और तैयारियां कहां से कहां तक पहुंच रही हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है अवनीश बुंदेला, युवा नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के लिए। बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी के, और जैसा हम बार बार उनके लिए कहते हैं कि बेहतरीन हिंदी को साध कर चलने वाले एक नेता हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। जय नागड़ा जी हैं हमारे साथ, एक ऐसी परंपरा के पत्रकार हैं वो जो कई बार चौंक कर और ठिठक कर भी देखते हैं इस दौर को कि कहाँ कितना पानी बह चुका है नदी में समय की। ठीक बात है। बड़ी गरिमापूर्ण यात्रा उनकी पत्रकारिता की अब तक रही है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जय जी, पहली टिप्पणी आपकी ही। दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां कर दी हैं, और आज भोपाल में तो बहुत ही दिलचस्प मंजर रहा जब एक तरफ घेराबंदी थी और कमलनाथ जी भी मीडिया से रूबरू हुए, और दूसरी तरफ बीजेपी में एक अनुशासन का बड़ा दिलचस्प मंजर था, जहां सबनानी जी जो प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, वो बाकायदे उपस्थिति पत्रक लेकर विनम्रता से अपने छोटे बड़े मझोले तमाम बड़े नेताओं के नाम ले रहे थे और उनकी उपस्थिति दर्ज कर रहे थे। आप कैसे देखते हैं दोनों ही दलों की इस तैयारी को? देखिए शरद जी, ये बात सही है कि बीजेपी की तैयारी के स्तर पे चुनाव को जितनी गंभीरता से भाजपा लेती है, और कांग्रेस में कभी वो गंभीरता अंतिम क्षण तक नहीं देखती, तो बहुत डिसिप्लिन और एक पूरी स्ट्रेटेजी। और मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी की स्थिति वो साल भर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट की तरह है, जो पढ़ाई के समय केवल एग्जाम के टाइम पे किताबें नहीं उठाती। इसलिए जब सत्ता में रहते हैं तब भी ये 5 साल तक भी इनकी पूरी तैयारी चुनाव को ही टारगेट करके इनकी हर चीज होती है, और लगातार। और ये एक अच्छी बात है कि पूरे देश में इतना बहुमत में, इतनी सत्ता में आने के बावजूद ये कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, और चुनाव की तैयारी इनकी लगातार चलती रहती है। और कांग्रेस आज भी उस स्थिति से उबर नहीं पाई है, इतना नुकसान उठाने के बावजूद, कि अंतिम समय तक इनके प्रत्याशी तय नहीं हो पाते, और चुनाव के प्रचार में और सभी में फिर ये पिछड़ते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत सारा सबक अपनी जो पिछली गलतियां हैं, जिससे नुकसान हुआ है, उससे लेने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जीतने के बाद चिंतन शिविर करती है, चिंतन करती है। कांग्रेस में हार के बाद भी कहीं चिंतन नहीं दिखता। ये एक बड़ी कमी कांग्रेस में है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जय जी। और मैं 1998 को याद करता हूं, जब बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी और दिग्विजय सिंह जी का पहला जो टेन्योर था, और उसमें सिर्फ कमलनाथ जी का ही नाम पर्दे के पीछे गूंजता रहा था। और मैं एक प्रशिक्षु पत्रकार के नाते, आप भी हम सब साथी जुड़े हुए थे, आप यूएनआई से आपका भी ताल्लुक़ था और मेरा भी रहा, तो हम लोग उस समय देखते थे कि उसी दौर में मैं बीजेपी कार्यालय में बैठा था एक बड़े नेता के पास, और हार की पराजय से दुखी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता आए, और उन्होंने जो बातें खरी खोटी तमाम तरह की बातें नेताओं को सुनाई, बिना इसकी परवाह किए कि एक पत्रकार यहाँ बैठा है। लेकिन उस नेता का, उनका नाम नहीं लूँगा, अभी भी मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति के वो चमकते सितारे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक उनको सुना और कहा कि भरोसा रखो अपनी प्रतिभा पर, भरोसा रखो भारतीय जनता पार्टी पर, और भरोसा रखो राम पर। तो ये कह के वो बात तो ख़त्म हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर देख रहा था कि नेता का संयम कमाल का है, और उस कार्यकर्ता की खरी भी कमाल की है। लेकिन ये मंजर अगर आप कांग्रेस की तरफ मोड़ दें तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। बहरहाल अवनीश बुंदेला जी क्या सोचते हैं, फिर मैं उमेश जी की तरफ चलूंगा। जी अवनीश जी, आप क्या कहेंगे? आज हमारा जो एक आंदोलन हमने 7 दिन की शुरुआत की, उसका आज प्रारंभ था, उसका आज शुरुआत थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से नहीं सीखती या कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरती, तो आज के उदाहरण देता हूं शरद जी। आज हम 38 डिग्री टेम्परेचर में धूप में तप रहे थे, 10 मिनट नहीं, हम 2 से ढाई घंटे तपे। और आज ही भारतीय जनता पार्टी 22 डिग्री टेम्परेचर में एसी में अपनी बैठक कर रही थी। कौन सी नई बात है? भाजपा सदैव बैठकें करती है। इतनी कितनी चिंतन, कितनी बैठकें। अभी आप पचमढ़ी से लौट के आओ, उसके पहले भी मुरलीधर राव, जिसमें उन्होंने नालायक कहा था, वो भी बैठकें हुई। और सबसे बड़ी बात शरद जी, हम ये मानते हैं कि ये हमारी तैयारी है, और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता की लोलुपता में नहीं रहती है। हम छात्र हैं, ठीक है, और हम उस तरह के छात्र हैं जो कभी हम चीटिंग नहीं करते।
हम कभी पेपर आउट नहीं कराते, हम कभी किसी के विधायक उठाकर कहीं ले नहीं जाते। ये हम ऐसे में बड़े खुश हैं। मैं आदरणीय जय नागराज जी से मेरा आज पहली बार मतलब मुझे मौका मिला है, तो मैं उनका बड़े ससम्मान मतलब मुझे लगा कि इस बात का जवाब देना चाहिए, तो मैं ससम्मान उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आज भी आप देखें हमने अपनी तरह से विरोध प्रदर्शन किया। यही विरोध प्रदर्शन शरद जी आपको याद हो 2012-13 में भाजपा भी क्या करती थी, गैस टंकी लेकर, सिलेंडर लेकर, बाइक लेकर, उसकी शव यात्रा निकालकर, तो आज हम भी वही कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा प्रदर्शन में अगर आप कहीं ना कहीं इसमें गलती ढूंढ रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। गलती ढूंढ रहे हैं आप क्योंकि आप सत्ता में बैठे, हम तो साहब जनता के लिए लड़ रहे हैं, हम तो जनता के मुद्दों, आप बिल्कुल अपनी पार्टी का बेटरमेंट करिए, आप अपनी पार्टी के उत्थान की लड़िए, आपको मुबारक हो। हम जनता के लिए ठीक है, जिस दिन जनता को लगेगा, क्योंकि आप भी साहब 50 साल असफल हुए ना, चलिए जिस दिन जनता को लगेगा उस दिन जनता अपना आशीर्वाद हमको देगी। सेकंड राउंड में फिर हम लौटेंगे, लेकिन धरना प्रदर्शन 38 डिग्री में ही होगा और बैठक 22 डिग्री में भी हो सकती है। एसी चले, कूलर चले, पंखा चले, आप बदल नहीं सकते, क्योंकि धरना प्रदर्शन अगर 22 डिग्री में होने लगा, एक बंद कमरे में आपने नारेबाजी और तख्तियां लहरा दी, तो फिर कहानी बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी। उमेश जी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, बात सुनिए उन्होंने, मौका उनका है। उमेश जी क्या कहेंगे? जी नहीं, मैं अवनीश जी की तो बात का कोई भी जवाब देना नहीं चाहता हूं, और मैं अपने समय का सकारात्मक उपयोग करना चाहता हूं। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति में दो प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन होते हैं। एक होते हैं हमारे संगठनात्मक और दूसरे होते हैं प्रकट कार्यक्रम। संगठनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत ये बैठक आती है जो आज आहूत करी गई है, और प्रकट कार्यक्रमों के अंतर्गत जो आएगा वो 6 अप्रैल को दिखाई देगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होगी। तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के भी लाखों लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और देश भर के कार्यकर्ताओं से उनका संवाद होगा। प्रकट कार्यक्रम में हमने आज कार्य योजना बनाई है। 14 अप्रैल जब आएगी, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम सब स्मरण करेंगे, तब हमारा प्रकट कार्यक्रम होगा। अब चूंकि हम सरकार में हैं, इसलिए हमें धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कोई कांग्रेस कार्यालय पर जाकर तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने से रहे, तो हम तो अपने प्रकट कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक संदेश देंगे और समाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भाव हम चाहते हैं, उस सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाव का विस्तार करेंगे। और इस प्रकार की जो हमारी बैठकें होती है वो हमारी रणनीतिक बैठक होती है। और अब जो आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत शरद जी करी थी कि भगवान दास जी उपस्थिति ले रहे थे, तो हमारे संगठन में इस प्रकार की बैठकों का जो प्रारंभिक अहर्ताएं होती हैं, उन प्रारंभिक अहर्ताओं में यह होता है कि जहां अपेक्षित वहां उपस्थित, जो कार्यकर्ता अपेक्षित है वो उपस्थित है या नहीं है, इस बात की चिंता करी जाती है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो पूर्व सूचना दी है या नहीं दी है, इस बात की चिंता करी जाती है। और फिर तीसरी चिंता जो जय जी भाई साहब ने कहा था कि हम जीत की भी चिंतन और समीक्षा करते, अगर वो बगैर सूचना के उपस्थिति, तो फिर इस बात की चिंता करी जाती है कि बैठक के बाद उससे संबंधित जिला अध्यक्ष या संबंधित मंडल अध्यक्ष जिस व्यवस्था का वो कार्यकर्ता है या प्रादेशिक है, उससे पूछताछ करी जाए कि वो बगैर सूचना के अनुपस्थित क्यों रहे। तो ये हमारी पार्टी का अपना एक कार्य वैशिष्ट है। बहुत अच्छी बात शरद जी शिव प्रकाश जी भाई साहब ने आज कही है। उन्होंने कहा कि 2 कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्मशती वर्ष में हमको दिए थे। उन्होंने कार्यकर्ता के लिए आज एक बहुत सुंदर शब्द दिया, जिससे मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता आनंदित है, प्रमुदित है और हमारा मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्य का संपादन तब होता है कि जब उसका योग बनता है, और आपने 2 कार्यों का योग बनाकर इसको संपादित कराए, तो आप सारे कार्यकर्ता योगी की भांति हैं। योगी मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी मतलब जो तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ, ध्यान मग्न होकर बगैर कहीं दिग्भ्रमित हुए काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी को मैं आपके चैनल से धन्यवाद देता हूं। और आखिरी बात शरद जी, फिर समय कम होता है, आखिरी बात शरद जी, हम अपनी कार्य पद्धति से काम करते हैं। कांग्रेस के मित्र हमारे बारे में क्या कहते हैं कि बैठक, भोजन और विश्राम, हमारे यहाँ भोजन का भी महत्व है और हमारे यहाँ विश्राम का भी महत्व है। हम जब भी घंटे 2 घंटे के लिए आप समझ लीजिए कि पलकों को मूंदते हैं ना, तो उन मूंदी हुई पलकों में भी हम अपनी पार्टी के विस्तार के स्वप्न देखते रहते हैं और स्वयं को शारीरिक स्फूर्ति देने के लिए हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार का काम करते। तो ये हमारी अपनी कार्य पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य पद्धति जो है, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान का विस्तार करने में बहुत सहायक है। आपकी 2-3 बातों पर मैं ठिठका। एक तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता निष्ठ भाषा बड़ी लुभाती है। जो अपेक्षित हैं बैठक में वो उपस्थित हैं कि नहीं,
पहला विचारणीय प्रश्न। फिर हम ये चिंता करते हैं कि जो अपेक्षित हैं और उपस्थित नहीं है, क्या उनकी पूर्व सूचना है? पूर्व सूचना है तो फिर हम ये चिंता करते हैं कि उचित कारण है जिसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन एक चीज उमेश जी ने नहीं कही, और वो कहेंगे भी नहीं, बीजेपी भी नहीं कहेगी, कि कितनी चिंता के बाद उन संबंधित नेताजी को चिंता करनी पड़ती है जो अपेक्षित तो थे लेकिन उपस्थित नहीं थे। जय जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक बार आपको याद होगा पटवा जी, आपने भी कई बार उनसे बातचीत की है। पटवा जी अक्सर ये बात कहते थे, खासतौर से 2008 के आसपास तक उनकी ये बात रहती थी, जो मीडिया में खूब शाया भी होती थी, नुमाया भी होती थी, कि भारतीय जनता पार्टी को अभी सत्ता में रहने की आदत नहीं पड़ी है, सत्ता में आने के बाद भी वो विपक्ष की तरह व्यवहार करती है। क्या इसी का उल्टा हम कांग्रेस के लिए माने कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद, और अब तो लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बाद, क्या अब वो विपक्ष में रहने के तौर तरीके समझ रही है, या अभी भी आपको लगता है कि अभी भी उसका एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, एक पूरा रिफ्रेशिंग कोर्स होना अभी भी जरूरी है? क्या कहेंगे आप? जी। फिजिक्स में एक नियम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, है ना? तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियां कमोबेश उसी स्थिति में है। ये बात बिल्कुल सही है, आपने जो पटवा जी की बात आप शायद नहीं उल्लेख करते तो मैं करता। पटवा जी से भी मेरी जब वो मुख्यमंत्री थे तब बात होती थी, तो बोले हमारे कार्यकर्ता का जो माइंडसेट है वो विपक्ष वाला है। बोले आज भी हम समावेशी सरकार है और वो नारे लगाता है ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार, तो बोले हमें बोलना पड़ता है देखो भाई अब अपनी सरकार है, जरा ये नारे बंद करो। तो बोले लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बाद उसका स्थिति, लेकिन अब बीजेपी की स्थिति बदली है, अब उसमें वो सत्ता का एटीट्यूड दिखने लगा है। कांग्रेस आज भी उस विपक्ष वाली भूमिका में नहीं दिखती, और इसीलिए लगता है कि उसके जो प्रदर्शन होते हैं वो शायद औपचारिकताएं रह जाती हैं और वो उतने प्रभावी हो नहीं पाते। मुझे लगता है कि जो स्वतःस्फूर्त जो कार्यकर्ताओं का वो होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी होती है कि यदि हाईकमान ने एक कार्यक्रम भेजा और उसने कहा घर घर चलो या इस तरह का, तो वो एक औपचारिकता हो गई, वो जन आंदोलन बन जाए या एक, अब आप देखें यही महंगाई पे, यही पेट्रोल पर, जी एक सवाल और एक सूक्ष्म सवाल है इस पे। दोनों ही बहुत संजीदा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ हैं। उमेश जी एक ऐसे सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो संक्रमण काल की पीढ़ी हैं, यानी जिनका राजनीति में उदय 90 के दशक के आरंभ में हो चुका था, और उन्होंने बीजेपी की उस बहुत ही अद्भुत पीढ़ी को भी देखा है, और बाद में इमर्ज हुई शिवराज जी की पीढ़ी को भी देखा है, और अभी चौथी पीढ़ी जिसको हम कह रहे हैं वीडी शर्मा जी, उनको भी वो देख रहे हैं। और आज बुंदेला जी ज़रूर अपेक्षाकृत युवा नेता हैं, लेकिन बहुत रीति नीति से कांग्रेसी हैं। क्या आपको लगता है कि बहुत विचार से प्यार करना, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तुलना में एक युवा पार्टी है? अगर आप उसको जनसंघ छोड़ भी दीजिए, 1990 से भी उसका अभ्युदय अगर हम माने तो उसकी उम्र अभी करीब करीब 42 साल के आसपास है, और दूसरी तरफ 135-36 साल पुरानी पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के साइड इफेक्ट्स में उलझ ही जाती है। पेट्रोल पंप, कार्यकर्ताओं को किसी न किसी रूप से कंपनसेट करना, नेहरू जी की नीतियों पर बात होनी शायद 90 के दशक से बंद होती शुरू हो गई, इंदिरा जी के अवदान पर बात होना कांग्रेस में बंद होता चला गया। एक तरफ जयराम रमेश जी की जैसी, शशि थरूर जी की अंग्रेजदा पीढ़ी थी, और एक तरफ उत्तर भारत के उन कार्यकर्ताओं की पीढ़ी थी जो शायद विचार तत्व तो कमजोर हुआ। चिंता ये बीजेपी को भी करनी होगी, इसे किस तरह देखते हैं आप? जी शरद जी, मुझसे ये सवाल, हाँ आपसे ही सवाल है जय जी। जी जी जी, ये बात सही है कि वैचारिक रूप से मैं यदि कहूं कि कांग्रेस बड़ी भ्रम की स्थिति में है। बहुत यदि मैं खुली बात करूं तो बीजेपी ने अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा, बहुसंख्यक की राजनीति की, कांग्रेस कहीं ना कहीं उस जाल में बड़ी कंफ्यूज हो गई कि वो न अल्पसंख्यकों को अब साथ पा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके नेता जब मंदिरों में जाते हैं और वापस हम कहीं ना कहीं चाहे परिक्रमा करते हैं तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमें हिंदुत्व की चिंता है, लेकिन इस चक्कर में अपना जो वोट बैंक था पारंपरिक, वो उससे कहीं छिटक गया है, वो आज उससे नाराज है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी जो एक सेक्युलर इमेज है वो उनके कुछ बयानों में दिखती है, लेकिन उनकी वर्किंग में, उनकी कार्यशैली में ये नजर नहीं आती। बिल्कुल, तो मुझे लगता है अभी मैं किसी जी मैं लौटता हूँ क्विक एक राउंड है तो मैं कोशिश करूंगा एक क्विक रिएक्शन आपका लूँ।
आप क्या कहेंगे अवनीश जी, क्योंकि जो बात जय जी कह रहे हैं उसमें मैं ये चीज़ और जोड़ूंगा सवाल के तौर पर कि बीजेपी ने एक तरफ उत्तर भारत में खासतौर पर केंद्रित जो जनभावना आधारित मुद्दे थे उनका सम्मिश्रण बहुत अच्छे से किया, और जो वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स है उसको भी बहुत अच्छे से साधा। सड़क, बिजली, पानी, गरीबों का विकास, अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब का जो सम्मिश्रण तैयार हुआ वो बहुत प्रभावी था। आपके पास सिर्फ शायद वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स थी, उसमें भावनात्मक मुद्दों का आधार उतना मजबूत नहीं था जितना बीजेपी का था। जी सर, मैं फिर कहूँगा कि हम मुद्दों की पॉलिटिक्स करते हैं और हम कभी भी, जैसे आपने देखा भी, कि हम कभी धर्म को राजनीति का विषय नहीं मानते, हम धर्म को आस्था का विषय में। जब धर्म का, आपको नहीं लगता यही गलती करते चले आया? सर मैं बताता हूँ ना सर, जब धर्म का राजनीति में मिश्रण होने लगता है तो उसमें सीताराम त्रिपाठी जैसे संत भी निकल कर आते हैं रीवा में, जो लेकिन ये तय कौन करेगा? लोकतंत्र में जनता तय करेगी ना सर। सर मेरा निवेदन ये है सर कि आप जब इस तरह के लोगों को पोषित करते हैं, उनके साथ आपने देखा उनके कार्यक्रम में शिवराज जी हो, चाहे बड़े बड़े नेता मंत्री के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई लोग गए। ये सारे राजनेता सारे धर्माचार्यों के पास जाते हैं। अगर इन्हीं जिनका आप नाम ले रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के, मध्य प्रदेश में तो 2 ही राजनीतिक दल हैं, सब मिलेंगे। मैं वही कह रहा हूं सर, जब धर्म और राजनीति को मिक्स किया जाएगा तो इस तरह के नतीजे आएंगे। मेरा बस इतना कहने का मतलब है। और आज जो हमने प्रदर्शन किया शरद जी, ये जिलेवार हुआ, आप देखेंगे 7 दिन लगातार होगा, ग्वालियर में भी होगा, आज जैसे इंदौर में भी हुआ। और हमारा एक ही सोचना है कि आज की तारीख में, ठीक है भाजपा, मैं तो कहता हूँ आप अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए खूब काम करें, हम तो जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे। आज बताऊं शरद जी, 150 युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर भोपाल में केस दर्ज किया गया, सिर्फ इसलिए कि व्यापम वाले मामले में वो प्रदर्शन करने गए थे। हम तो जनता के मुद्दों के साथ हैं, हम सड़कों पर हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूं हम जब अंग्रेजों से नहीं डरे, उन्होंने हमको जेलों में डाला, उन्होंने हमको मारा, फांसी पर चढ़ाया, ये कांग्रेस के डीएनए में साहब। आप करिए, आप जितना दमन करना चाहते हैं करिए, ठीक है, आप जो भी कहें, हम तो ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम देखिए, सत्ता की भूख हम में ना कभी पहले थी और ना आज है। हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जिसकी नेता माननीय सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। उमेश जी आप क्या कहेंगे? सुनी बात आपने, जो बात बुंदेला जी ने भी कही, जय नागड़ा जी ने भी कही। जी उमेश जी। जी नहीं, मुझे लग रहा है कि कमोबेश जो जय भाई साहब ने कहा है वो लगभग सच कहा है उन्होंने। पर भारतीय जनता पार्टी में कभी भी इस तरह की वैचारिक जड़ता या वैचारिक शून्यता आई नहीं है। पीढ़ियों का परिवर्तन होता रहा, नेतृत्व का परिवर्तन होता रहा, उत्तरदायित्व बदलते चले गए। एक के बाद कमोबेश एक नेता आ गए, अटल जी आए तो फिर अटल जी के बाद अडवाणी जी को ले आए, अडवाणी जी के बाद आए तो मुरली मनोहर जी आ जाए। मैं क्रमबद्धता में नहीं जाऊंगा, समय कम होता। तो दायित्वों का परिवर्तन होता रहा, पर दायित्वों के परिवर्तन के बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमने कभी अपने वैचारिक अधिष्ठान से समझौता नहीं करा, और हमने भी कभी वोटों की राजनीति में अपने जो गर्भनाल से जुड़े हुए विषय थे, उन गर्भनाल से जुड़े हुए विषयों से स्वयं को विमुख नहीं करा और उससे मुक्त होने का प्रयास भी नहीं करा। हम एक तरफा चलते रहे। 92 में जिस समय घटनाक्रम घटा और उसके बाद हमारी राज्य की सरकारें गिरा दी गई और उसके बावजूद भी हमको जनता का प्रतिसाद नहीं मिला, तब भी हमने यह विचार नहीं करा कि हमको क्या अपनी इस विचारधारा पर पुनर्विचार करना चाहिए। तब भी हम अपनी विचारधारा पर अड़ग रहे। ए.के. एंटोनी साहब की कमेटी की रिपोर्ट आती है। ए.के. एंटोनी साहब अपनी कमेटी की रिपोर्ट में कहते हैं कि कांग्रेस को जो है अब हिंदुत्व की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और उसके बाद फिर प्रायोजित रूप से गंगा में डुबकियां लगती हैं और त्रिपुंड लगाए जाते। हमने कभी भी राजनीति में इस प्रकार के धतकरम में भरोसा नहीं करा। हम स्पष्टता के साथ कहते हैं कि हाँ, हम राजनीति के अंदर धर्म का अपना महत्व मानते हैं और धर्मसम्मत राजनीति होना चाहिए, और धर्म से मुक्त तो मुझे लग रहा है कि जीवन का कोई भाव, कोई विचार, कोई चिंतन हो नहीं सकता है, और कोई भी विधा क्षेत्र ऐसा नहीं होता है शरद जी की जो धर्म से विमुख होगा। धर्म का अर्थ है धर्म का मतलब है धारण करना, और उसको केवल एक मजहब, एक पंथ और एक संप्रदाय से जोड़कर हम देखते नहीं है। जी जी जय जी, मैं कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता जो अभी भी बहुत बड़ी हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में और मध्य प्रदेश में रखते हैं, एक ऑफ द रिकॉर्ड बात उनकी कोट करना चाहूँगा। जब वो एक बड़े पद पर थे तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या कहेंगे देश की राजनीति पर, तो उन्होंने कहा कि मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक बात बंगाल के लिए ज़रूर कहूँगा। उस समय सूरज दहक रहा था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। उन्होंने कहा माकपा ने एक ही गलती की कि उसने धर्म का सहारा नहीं लिया, और भारत में राजनीति करनी है तो धर्म को साथ लेना पड़ेगा। अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिनके नेता छिपकर दुर्गा पूजा के पंडालों में जाते हैं, नवरात्रि होती है जो
दशहरे के समय वाली नवरात्रि, तो बोले ये बहुत आगे बढ़ते हैं। ये बताता है कि धर्म के महत्व को कांग्रेस के नेता भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन शायद वो अपनी रीति नीति जिसका जिक्र आपने किया, एक बहुत क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, कंक्लूड करूंगा फिर जी। नहीं, मुझे लगता है कि पहले बीजेपी की जितनी स्पष्टता है धर्म को लेकर, जैसे अभी उनके प्रवक्ता महोदय भी ये बात कह रहे थे कि उनमें कहीं कांग्रेस ये कंफ्यूजन से उभर नहीं पाई। तो या तो वो बिल्कुल सेक्युलर हो जाए और अपने एजेंडे पे तटस्थ रहे। मैं एक डिबेट था, कांग्रेस की एक प्रवक्ता कह रही थी कि बीजेपी ने सांप्रदायिकता का जहर फैलाया और उस जहर से उन्होंने ध्रुवीकरण कर दिया और चुनाव जीत गए। मेरा ये कहना है कि चलिए एक बार मान लीजिए कि आपका आरोप सही भी है, लेकिन क्या जब सांप काटे के जहर का भी एंटी वेनम बनता है, तो आपने क्या कोई एंटी वेनम बनाने के लिए कोशिश की? आप केवल ये बोल के कि मेरे हार का कारण ये है, आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। आपके पास एक सेकंड प्लान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, बीजेपी ने हिंदू धर्म की राजनीति की, आपके पास कौन सी राजनीति है? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं, और देखिए मुझे लगता है कि कम है मेरे पास जी ये जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस की ये है, जो मैं कहने में मुझे संकोच नहीं, कांग्रेस चुनाव जब लड़ती है तो वो सीधे सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल के गठन तक आ जाती है। वो चुनाव जीतने के लिए बात ही नहीं होती, और ये मैंने कई महसूस किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जय जी, बहुत शुक्रिया उमेश जी, और बहुत शुक्रिया मैं करता हूं अवनीश बुंदेला जी का। बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको एक सिरा तो पकड़ना पड़ता है। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। आपका द्वंद्व नहीं दिखना चाहिए। आपके पास जो थिंक टैंक हैं, जब वो ये मानते हैं, आज भी कांग्रेस में ऐसे लोगों की, ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिनके पास एक पूरा रोड मैप तैयार है कि हम बीजेपी का कैसे जवाब दें। लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस का जो आला कमान है, और आला कमान यानी नेहरू गांधी परिवार, वहीं जाकर गाड़ी इसलिए अटक जाती है कि पता नहीं उनको ये राजनीति की ये शैली पसंद आएगी कि नहीं आएगी, और यहीं गाड़ी अटकती है। कांग्रेस को एक और बड़े स्वरूप के साथ इस मसले पर डिबेट करनी चाहिए पार्टी के भीतर, और एक बार तय कर कर खुले मन से, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति हो, चाहे वो तमाम वो भावनात्मक मुद्दे हों जो कश्मीर से और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से जुड़ते हैं, उन पर एक बहुत साफ स्टैंड के साथ आना चाहिए। जैसा वो शेर कहता है कि खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तो इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल इस तरफ कर दे। अगर आप बीच में रहना चाहेंगे तो फिर आप ना लेफ्ट को साध पाएंगे ना राइट को साध पाएंगे। तो बेहतर यही है कि कांग्रेस को अपने राइट को भी देखना है और अपने लेफ्ट को भी देखना है। नमस्कार।